नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपके प्यारे से चैनल जीएलएस स्टडी में। तो इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, तो इस वीडियो में हम आपको यूरोप में राष्ट्रवाद यानी आपका हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर यानी आज से आपका हिस्ट्री प्रारंभ हुआ। इस कारण आपको वीडियो में इसमें आपको जुड़े रहना पड़ेगा और पार्ट वाइज इस वीडियो आएगा तो आपको जरूर देखना होगा, ठीक है। तो इसमें आपका क्या होगा, हिस्ट्री होगा। हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर आपको मालूम होना चाहिए क्या है, तो यूरोप में हमारा राष्ट्रवाद है, ठीक है। यूरोप में राष्ट्रवाद, तो इसमें आपको कॉपी और कलम साइड में रख लीजिए। केवल हमारा क्या दीजिए, फोकस करिए मोबाइल पर और केवल सुनने का काम कीजिए। अगर आप सुन भी लेते हैं तो आपका यह चैप्टर मुट्ठी में आ जाएगा और हिस्ट्री इसी तरह से हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर बने रहना है। 10 से 12 मिनट का वीडियो रहेगा, हर एक पार्ट वाइज 5 से 6 पार्ट में हम इसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ना है सभी बताएंगे, लेकिन पहले इसमें क्या है, शुरू में चैप्टर क्या कर रहा है इसके बारे में सीख लेते हैं। तो आइए देखिए, पहले क्या है तो ध्यान से समझिएगा, आराम से चलते हैं, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री आराम से सीखने वाला चीज है, जल्दी में नहीं, ठीक है। तो देखिए क्या कर रहे हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है। यूरोप में राष्ट्रवाद, तो पहला आ रहा है यूरोप, ठीक है। यूरोप में राष्ट्रवाद, क्या चैप्टर का नाम है दोस्त, तो यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यहाँ पे हमारा क्या रहा है, यूरोप, यहाँ पे क्या रहा है राष्ट्रवाद। में क्या अर्थ में जानते हैं, मतलब वहां पे, ठीक है, मतलब यह कलम, यह बोर्ड टंगा हुआ है, ठीक है। तो बोर्ड है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यूरोप का है, यहाँ पे राष्ट्रवाद। तो यूरोप क्या है, तो यूरोप कहिएगा कि सर एक तो महादेश का नाम है, क्या है, महादेश का नाम है, ठीक है। यूरोप क्या है, तो महादेश। आपसे पूछा जाए कुल महादेशों की संख्या कितनी है, अगर आपसे हम पूछे कि कुल महादेशों की संख्या कितनी है, तो कुल महादेशों की संख्या 7 है। कितना है, कुल महादेशों की संख्या कितनी है सर, 7 है। कौन महादेश है, सातों का नाम अगर आपको हम बताते चले, या आपका केवल 10th लेवल पर नहीं है, 10थों में पढ़िए, आपका आगे भी काम देगा, ठीक है। तो इस कारण आपको हर एक चीज बारीकी से बताते चलेंगे, आपको केवल और केवल सुनना है। अगर हो सके तो एक खाली रिवीजन करके नोट भी कर लीजिएगा, आपका काम देगा। तो 7 गो महादेश है, ठीक है। कितना महादेश है, 7 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 1 गो, ठीक है, 7 गो। तो पहिलका में आता है अपना एशिया। भारत देश किस में आता है, किस महादेश के अंतर्गत आता है, तो एशिया महादेश, ठीक है। और सबसे बड़ा महादेश कौन सा है, तो एशिया महादेश है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है अफ्रीका, ठीक है। कौन आता है दोस्त, तो अफ्रीका महादेश आता है। कौन आता है, अफ्रीका महादेश। उसके बाद आता है उत्तर अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका, ठीक है, अमेरिका, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। उसके बाद आता है आपका, उसके बाद अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका, ठीक है, इसी तरह नाम है, ठीक है, अंटार्कटिका, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका, उसके बाद अंटार्कटिका के बाद आता है आपका उत्तरी एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, उसके बाद रुकिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है फ्रांस, ठीक है, फ्रांस, सॉरी, हाँ। उसके बाद आता है आपका यूरोप, ठीक है, यूरोप आता है। उसके बाद आता है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। कौन आता है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो यही हमारा 7 को क्या है, महादेश का नाम है। सबसे बड़ा महादेश आपसे पूछा जाए तो एशिया, और सबसे छोटा पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया, यही 2 पूछता है। और 7 महादेश का आपका नाम याद होना चाहिए, सबसे बड़ा, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। लिखने के लिए लिख देते लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है, तो सबसे बड़ा एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, और उसके बाद यूरोप, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो यूरोप आपका कौन नंबर पाता है, तो 6ठा नंबर पाता है, ठीक है। तो देखिए हमारा यूरोप में 7 गो महादेश हो गया। उसके बाद देखते हैं कि यूरोप में कौन कौन देश आते हैं, ठीक है। यूरोप के अंतर्गत, यूरोप महादेश, एशिया महादेश के अंतर्गत कौन कौन देश आते हैं, तो भारत आ जाता है, श्रीलंका आ जाता है आपका, फिर बांग्लादेश आ जाता है, पाकिस्तान आ जाता है, ऐसे देश आ जाता है, चाइना आ जाता है। उसी तरह यूरोप में कौन कौन देश आते हैं उसके बारे में देखने वाले, और उसका हम क्या बताएंगे, आपका राजधानी भी बताएंगे, क्योंकि राजधानी भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इस कारण आपको देखिए, देखते रहिएगा, ठीक है। पहला आता है आपका ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया इसमें बहुत बड़ा आपका चैप्टर है। ऑस्ट्रिया में आपका क्या है, ऑस्ट्रिया में बहुत भूमिका है इसमें, ठीक है। यूरोप में राष्ट्रवाद आपको शुरू से पढ़ाएंगे, उसी में आपका ऑस्ट्रिया आ जाएगा, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी होती है वियना। क्या होती है सर, वियना होती है, ठीक है। हंगरी का राजधानी क्या होती है, तो बुडापेस्ट होता है, ठीक है, बुडापेस्ट, ठीक है, पेस्ट, ठीक है। रुकिए 1 मिनट, ठीक है, बुडापेस्ट होता है, ठीक है, इसमें देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या हो जाता है, फ्रांस का क्या हो जाता है, सही है, इसी तरह लिखाएगा। फ्रांस का क्या हो जाता है, पेरिस हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्त,
पेरिस हो जाता है। क्या हो जाता है? फ्रांस का राजधानी क्या हो जाता है? बोलिएगा, आप लोग बोलते चलिएगा, ठीक है। फ्रांस का क्या हो जाता है? पेरिस हो जाता है। और रूस का क्या हो जाता है? मॉस्को हो जाता है। क्या हो जाता है? रूस का मॉस्को हो जाता है। कहां हो जाता है? मॉस्को। बोलिएगा, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, और हंगरी का राजधानी बुडापेस्ट, फ्रांस का राजधानी पेरिस, उसके बाद रूस का राजधानी मॉस्को, और जर्मनी का राजधानी बर्लिन। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन, ठीक है। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन है। उसके बाद इटली की राजधानी कहाँ है? तो इटली की राजधानी रोम है। इटली की राजधानी कहाँ है? बोलिएगा, इटली की राजधानी रोम है। रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। तुर्की की राजधानी कहाँ है? तो तुर्की की राजधानी अंकारा है, ठीक है। तुर्की की राजधानी कहाँ है दोस्त? तो अंकारा है। और यूनान की राजधानी कहाँ है? तो यूनान की राजधानी एथेंस है, एथेंस है। उसके बाद ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है? तो लंदन है, ठीक है। यह आपका इंपॉर्टेंट था यूरोप में। यूरोप के प्रमुख देश थे। ऑस्ट्रिया की राजधानी बोलिएगा वियना है। हंगरी का बुडापेस्ट, हो सके तो उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। फ्रांस का पेरिस, रूस का मॉस्को, जर्मनी का बर्लिन, इटली का रोम, तुर्की का अंकारा, यूनान का एथेंस, ब्रिटेन का लंदन, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा आपका एग्जाम में, और आगे चल के आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब चलते हैं राष्ट्रवाद, ठीक है। यूरोप के बारे में तो जान लिया कि यूरोप क्या है, एक महादेश से। कुल कितने महादेशों की संख्या है? 7 है। सबसे छोटी महादेश ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ी कौन सी महादेश? एशिया। यूरोप में राष्ट्र, यूरोप के प्रमुख देश भी पढ़ लिए, ठीक है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन, यूनान की राजधानी एथेंस, रूस की राजधानी मॉस्को, ठीक है। तो यहाँ आपको इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब चलिए राष्ट्रवाद के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। राष्ट्रवाद क्या है और क्या नहीं है, मेन आप चैप्टर पर चलते हैं, ठीक है। इधर उधर की बातें हो गई, ठीक है। यह आपको इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी, और आपके आगे चल के कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इस कारण आपको हमने बता दिया। अब चलते हैं राष्ट्रवाद, ठीक है। राष्ट्रवाद, तो इसको मेन इधर लिख लेते हैं, ठीक है। राष्ट्रवाद, ठीक है। राष्ट्रवाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसका डिफिनीशन भी आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछता है और बार बार पूछता है, ठीक है। राष्ट्र प्लस वाद, ठीक है। राष्ट्र प्लस वाद से मिलकर क्या बना है दोस्त? तो राष्ट्रवाद बना है। राष्ट्र मतलब आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है? अपना देश, ठीक है। देश होता है। राष्ट्र मतलब क्या होता है? देश। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके राष्ट्र किस राष्ट्र में रहते हैं, तो किस में रहते हैं? किस में? तो भारत यानी इंडिया में रहते हैं, ठीक है। इंडिया में रहते हैं, इंडिया देश में, ठीक है। उसी तरह क्या होता है? तो राष्ट्र मतलब होता है देश, और वाद मतलब क्या होता है? वाद मतलब होता है चेतना, चेतना होता है, भावना होता है, लगन होता है, ठीक है। लगन होता है। तो मतलब इससे आपका क्या अर्थ निकलता है, ठीक है। इससे आपका क्या अर्थ निकलता है, इधर पे लिख लिए, ठीक है। तो राष्ट्रवाद मतलब क्या होता है? अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम को राष्ट्रवाद बोला जाता है। अगर सिंपली में बोला जाए तो सिंपली में राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? अगर डिफिनेशन लिखिएगा, छोटा में लिखिएगा तो आपको नंबर कम मिलेगा, लेकिन अगर आप लिखिएगा, अगर किसी को व्यक्त करना होगा तो किस प्रकार कीजिएगा? कहिएगा कि अपने राष्ट्र के प्रति लगन, प्रेम, भावना, चेतना आदि को क्या कहा जाता है? आदि को राष्ट्रवाद कहा जाता है। तो इसका अगर हम परिभाषा लिखे, 2 का परिभाषा है, ठीक है। 2 का परिभाषा है, दोनों आपको हम लिख के दिखाते हैं, ठीक है। तो राष्ट्र परिभाषा क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रवाद, तो अपने देश के प्रति प्रेम, अपने देश के प्रति प्रेम, भावना, चेतना आदि को राष्ट्रवाद कहा जाता है, ठीक है। आदि को क्या बोला जाता है? राष्ट्रवाद। उधर नहीं लिखेगा, ठीक है, इधर लिख लेते हैं, ठीक है। राष्ट्रवाद कहते हैं। तो क्या कहते हैं? अपने देश के प्रति प्रेम, भावना, लगन आदि को क्या बोला जाता है? राष्ट्रवाद बोला जाता है, ठीक है। अपने मतलब बेसिकली क्या है? अपने देश से प्रेम करना, ठीक है। उसके लिए मर मिटना, सब कुछ कर देना, ठीक है। वही क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद। अगर इसका एक और वेल डिफाइंड डिफिनीशन लिखे, मतलब आपको एग्जाम में वह लिखिएगा तो भरपूर नंबर मिलेगा। इसमें तो ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 लाइन का है, और 2 में क्या लिखना होता है? 30 शब्दों में लिखना होता है। तो ए से लिखिएगा, इसका लिखिएगा किस तरह से, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, ठीक है। एक ऐसी विचारधारा, ठीक है, एक ऐसी विचारधारा जो अपने राष्ट्र के प्रति, रुकिएगा 1 मिनट, रुकिएगा, हाँ, एक ऐसी विचारधारा जो किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच
लोगों के बीच रुकिएगा, ठीक है, एकता का काम करती है, ठीक है, एकता का काम करती है, इसको समझाते हैं, ठीक है, एकता का काम करती है, उसे क्या बोलते हैं, उसे राष्ट्रवाद, मतलब इस पर आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। यह आपका क्या होगा, वो किस भाषा हो गया, ठीक है, राष्ट्रवाद कहते हैं, ठीक है। इस कारण आपको यह वाला मतलब बेटर है, लेकिन यह क्या है, आपका नंबर उठाएगा। तो मतलब यहाँ पे समझते हैं, एक ऐसी विचारधारा, विचारधारा मतलब विचार, ठीक है, विचार मतलब आपका बोली रहन सहन, ठीक है, एक ऐसी विचारधारा जो किसी विशेष क्षेत्र में, विशेष क्षेत्र मतलब आपका एक देश हो गया, एक विशेष क्षेत्र मान लेते हैं कि गांव हो गया, एक मोहल्ला हो गया, एक देश हो गया, उसी तरह एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले मतलब वहां पे प्रेजेंट लोगों के बीच क्या करती है, एकता का काम करती है। मतलब यही पर समझना, एकता मतलब क्या है, एकजुटता का काम, मतलब एक आदमी जो कहेगा वही सबको मानना है, ठीक है, तो एकता का काम करती है, ठीक है, एकता का काम करती है, मतलब सभी को एक दूसरे में बांध के रखती है, काम करती है, उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद। तो इस पर आपको एग्जाम में 2 नंबर कंफर्म मिल जाएगा, तो इसको कि आप नोट कर सकते हैं। इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी बन चुका है, आप लोग ले सकते हैं, ठीक है, नंबर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यह राष्ट्रवाद हो गया। राष्ट्रवाद का 2 भागों में बांटे, राष्ट्र और प्लस वाद, ठीक है। देश, राष्ट्र मतलब क्या होता है, देश होता है, वाद मतलब क्या होता है, चेतना भावना और लगन, मतलब अपने राष्ट्र के प्रति लगन को क्या बोला जाता है, भावना चेतना आदि को क्या बोला जाता है, अपने देश से प्रेम करना क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद। अगर इसका डिफिनीशन लिखे तो क्या होता है, एक ऐसी विचारधारा जो किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच क्या करती है, एकता का काम करती है, मतलब एकजुट बनाए रखती है, उसे क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद बोलते हैं। ना कि एक आदमी जो कहे उसे तो क्या बोलते हैं, उसको राष्ट्रवाद नहीं बोलते हैं। जो एक आदमी जो क्या हो जाएगा, राजा केवल कहेगा तो वही करेंगे, तो वह हमारा राष्ट्रवाद नहीं कहलाएगा, वह किसी पर्सनल आदमी का कहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। राष्ट्रवाद आपको समझ में आ गया, यूरोप समझ में आ गया। लास्ट में आपको रिवीजन करवाएंगे, उससे में आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है, रिवीजन सेशन देखिएगा। अंतिम में आपको एकदम पूरा सब का समरी करके बताएंगे। अब चलते हैं चैप्टर के अंदर, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब चलते हैं चैप्टर के अंदर, ठीक है। यूरोप में कैसे राष्ट्रवाद हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, राष्ट्रवाद मतलब क्या हो गया, हम अपने देश से प्रेम करें। तो राष्ट्रवाद आखिर यूरोप में कैसे पनपा, क्या हुआ कि राष्ट्रवाद वहां के लोगों के अंदर हुआ, एकता होना चाहे, सभी लोग एक होना चाहे। तो यूरोप में राष्ट्रवाद बेसिकली कहां से स्टार्ट हुआ और कैसे स्टार्ट हुआ, तो लिखते हैं कारण कुछ ना कुछ का होता है ना, जैसे यह कुछ भी आपसे के साथ घटना घटती है तो उसका कारण कुछ ना कुछ होता है, कुछ ना कुछ कारण होता है, कुछ ना कुछ आपसे के साथ कोई किया होता है ना, तो कोई ना कोई आपसे के साथ घटना हुई होती है, ठीक है। तो क्या होता है, यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण क्या थे, ठीक है, बेसिकली इसमें कारण क्या था कि इस कारण आपका राष्ट्रवाद हुए, ठीक है, राष्ट्रवाद के कारण, ठीक है। चलिए ये हमारा टॉपिक हो गया। पहला टॉपिक यही है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण क्या थे। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के पहला कारण लिखिएगा कि फ्रांस की क्रांति थी, ठीक है, फ्रांस की क्रांति आपको क्या था, 9th में अगर यहाँ पे पढ़ाने लगे तो आपका चैप्टर बहुत लंबा चल जाएगा और हम अपने चैप्टर से यानी अपने सिलेबस से क्या हो जाएंगे, भटक जाएंगे। इस कारण आपको क्या समझना है, फ्रांस की क्रांति यहाँ पर नहीं समझना है। आपको हम बता देते हैं फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो 1789 में हुई थी। किसके विरुद्ध हुई थी, तो लुई 18वां के विरुद्ध हुई थी, ठीक है। लुई 18वां तीसरे पढ़ना है, लुई 16वां के विरुद्ध हुई थी, ठीक है। फ्रांस की क्रांति के कारण ही यूरोप में क्या हुआ, राष्ट्रवाद पहला कारण माना जाता है। और दूसरा कारण माना जाता है आपका दूसरा नेपोलियन बोनापार्ट का उदय, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है, या आपने नाम सुना होगा, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट का उदय, ठीक है। इसका एक अलग ही आता है, ठीक है, इसका बुक ही है, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट पर। तो यहाँ पे भी हम इस पर ज्यादा नहीं चर्चा करने वाले, इसका चर्चा थोड़ा बहुत हम कहाँ करने वाले हैं, तो जर्मनी के एकीकरण में, ठीक है। इसमें आपको जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, यूनान का एकीकरण कैसे कैसे हुआ इसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो उसके सेकेंड पार्ट में आएगा कि जर्मनी का एकीकरण, थर्ड पार्ट में आएगा आपका इटली का एकीकरण, चौथा पार्ट में आपका आएगा यूनान का एकीकरण, उसके बाद आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम आपको बेसिकली पढ़ाने वाले हैं वियना कांग्रेस, और क्या समझाने वाले हैं सन 1830 की क्रांति, और समझाने वाले सन 1848 की क्रांति, ठीक है। तीनों आपको समझाने वाले हैं। तो नेपोलियन, ठीक है, इस तरह होगा ना, नेपोलियन, ठीक है, लीगन, ठीक है, चलिए नेपोलियन, ठीक है, यहाँ पे
तो नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। तो नेपोलियन बोनापार्ट बेसिकली सन 1804 में फ्रांस का राजा बना था, ठीक है। वह बहुत बड़ा सेनापति था, मतलब आपका कमांडर करता था शुरू में, उसके बाद वह राजा बना, फिर आपको मतलब जनता का बहुत सहयोग करता था, ठीक है। इस कारण उन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट ने राष्ट्रवाद को पनपने में भूमिका निभाया था, यही कहा जाता है, ठीक है। तो आपका यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण पूछेगा आपके एग्जाम में, तो यूरोप में राष्ट्रवाद का कारण पूछेगा कि न हो, इस तरह से पूछेगा कि यूरोप में राष्ट्रवाद के किन्हीं दो कारण बताए, ठीक है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के दो कारण क्या क्या थे लिख दीजिएगा। बेसिकली तो बहुत से कारण थे, लेकिन मेनली आपको दो कारण जानना है, ठीक है। क्या होगा? फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन बोनापार्ट का उदय, ठीक है। अब देखते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण। अब यहां से देखिए, यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट का पतन कब हुआ, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट जब हटा, जब गति छोड़ा, उसके विरुद्ध क्या हुआ था आपका? नेपोलियन बोनापार्ट का पतन कब हुआ था आपसे पूछेगा। तो नेपोलियन बोनापार्ट का पतन हुआ था सन 1814 में, ठीक है। कब हुआ था नेपोलियन बोनापार्ट? यूरोप से कब हटा था? लगभग यूरोप में अधिकतर देशों पर वह कब्जा कर लिया था, ब्रिटेन को छोड़कर, ठीक है। अधिकतर लगभग नेपोलियन बोनापार्ट यूरोप के सभी देशों पर कब्जा कर लिया था। सन 1814 में नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय हुई, ठीक है। कि कौन सा मैदान में हुई? बटरलो के युद्ध में हुई, ठीक है। बटरलो के युद्ध में हुई थी। इसके किसके बीच के विरोध हुई था? नेपोलियन बोनापार्ट और यूरोपीय देशों के बीच में हुआ था, ठीक है। तो जब 1814 में, इसी के बाद आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, आपका चैप्टर यहीं से स्टार्ट होता है, तो फोकस कर लीजिए, ठीक है। उसके पहले तो आपको हमने बेसिक बताया कि किस तरह से यूरोप क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, आपको हमने बताया। अब 1814 जब नेपोलियन बोनापार्ट यूरोप से अपना कब्जा सब हटा लिया और उसके बाद हार हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद सन 1814 और 1815 में क्या हुआ? सन 1815 में आपका वियना कांग्रेस हुआ। वियना कांग्रेस में विभिन्न देशों ने भाग लिया, ठीक है। जैसे जैसे हम आपको नाम बता देते हैं, जैसे ऑस्ट्रिया ने भाग लिया, ठीक है। ऑस्ट्रिया ने भाग लिया, फिर किसने भाग लिया? रसिया ने भाग लिया, फिर आपका जर्मनी ने भाग लिया, ठीक है। विभिन्न देशों ने भाग लिया, ठीक है। इंग्लैंड ने भाग लिया, ठीक है। तो विभिन्न देशों ने भाग लिया सन 1815 में। क्यों हुआ? तो किसके विरुद्ध हुआ? तो नेपोलियन बोनापार्ट के विरुद्ध हुआ। उसके शासन को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद आपका सम्मेलन हुआ सन 1815 में, वियना कांग्रेस या वियना सम्मेलन भी बोला जाता है। इस सम्मेलन में क्या हुआ? तो इस सम्मेलन का क्या था? कोई भी चीज होता है, जैसे गांव में आपका सभा होता है, तो किसी न किसी उद्देश्य में होता है कि मंदिर बनाना है, या आपका रोड का, सड़क का संरचना सही करवाना है, या किसी न किसी उद्देश्य के लिए सभा होता है, या कोई ना कोई उद्देश्य होता है कि हाँ, या इस पर हमको काम करना है, ठीक है। या आगे की क्या सोच रहेगी, उस पर आपका सम्मेलन होता है। तो उसी तरह जैसे 1814 में हट गया, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, क्या हमारा आगे का उद्देश्य रहेगा, इस पर होगा। अगर आपसे पूछिएगा कि कोनो ना कोनो सभा होता है या सम्मेलन होता है, तो उसका कोनो ना कोनो हेड होता है, मालूम होना चाहिए, कोनो ना कोनो हेड जरूर होता है। तो इसका हेड कौन था? सन 1815 में वियना सम्मेलन हुआ था, तो इसका हेड कौन था, यानी अध्यक्ष कौन था? आप जरूर पूछेगा अध्यक्ष, ठीक है। अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष इसका कौन था दोस्त? तो इसका अध्यक्ष था आपका मेटरनिक, ठीक है। इसका अध्यक्ष कौन था? मेटरनिक। और पूछेगा कि सर मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ठीक है। कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ठीक है। ध्यान से समझिए, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया में फर्क है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में ला लग जाता है, ऑस्ट्रिया में या लग जाएगा, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ठीक है। चांसलर का बेसिकली अर्थ क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उसी तरह ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? तो मेटरनिक था। आप पूछेगा कि मेटरनिक, ठीक है, तो मेटरनिक था। इसका उद्देश्य क्या था? अध्यक्ष जो कहेगा वही ना चलेगा, ठीक है। उसमें सभी का विचार लेकर अध्यक्ष ने ही फैसला लेता है, ठीक है। तो क्या होगा? ऑस्ट्रिया। तो सन 1815 में जो वियना कांग्रेस हुआ था, वियना सम्मेलन हुआ था, उसका उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो उसका पहला उद्देश्य, जैसे हमसे पूछे, इस यहां से भी क्वेश्चन बनेगा कि सन 1815 में वियना सम्मेलन यानी वियना कांग्रेस हुआ था, उसका उद्देश्य क्या था? तो पहला नंबर लिखिएगा कि फ्रांस में पुनः बुर्बो वंश का स्थापना करना, ठीक है। बुर्बो राजवंश का स्थापना करना पहला का उद्देश्य था। तो बुर्बो राजवंश का स्थापना करना, ठीक है। क्या करना? स्थापना करना, ठीक है।
पहला उद्देश्य क्या था, तो फ्रांस में पुनः कौन सा राजवंश, उर्वो राजवंश, ठीक है, एक प्रकार का राजवंश, ठीक है, उर्वो राजवंश। और उर्वो राजवंश का कौन था, पतन कब हुआ था, तो सन 1889 में उसको फिर पुनः कहां स्थापित करना, फ्रांस में स्थापित करना। उस समय कौन मारा गया था 1789 में, तो लुइस 16 उर्वो राजवंश का था, ठीक है। तो उसी को पुनः स्थापित करने के लिए सन 1815 में अध्यक्ष मेटरनिक ने बताया कि पुनः फ्रांस में कौन सा राजवंश स्थापित होगा, उर्वो राजवंश स्थापित होगा। वो दूसरा का क्या था उद्देश्य, तो दूसरा का उद्देश्य था कि यूरोप में राष्ट्रवाद को दबाना, ठीक है, यूरोप में क्या था, राष्ट्रवाद को दबाना, ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद को पुनः रूप से दबा देना है, ठीक है, ऐसा उन्होंने सोचा। क्या सोचा, पहला सोचा कि क्या सोचना है पहले का, तो कहा कि उन्होंने पहला उद्देश्य उसका क्या रहा, तो फ्रांस में पुनः उर्वो राजवंश का स्थापित करना, मतलब राजतंत्र लागू करना यूरोप में, और क्या करना, सॉरी फ्रांस में, और यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को दबाना। सबसे ज्यादा राष्ट्रवाद की भावना कहाँ उठी थी, तो फ्रांस में उठी थी, उसको क्या करना था, दबाना था, ठीक है। आप लोग ध्यान से सुनते जाइए, सभी हम आपको समझा देंगे, अंतिम में रिवीजन भी करवाएंगे, ठीक है। तो पहले का उद्देश्य फ्रांस में पूरा उर्वो राजवंश का स्थापना करना, फिर यूरोप में राष्ट्रवाद का दबाना, ठीक है। अब चलते हैं, जब उर्वो राजवंश की स्थापना हो गई तब चलते हैं हम, फिर कहां चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं हम फिर फ्रांस में, ठीक है। फ्रांस के बाद हम जर्मनी में चलेंगे। जब सब जगह राष्ट्रवाद को दबाया जा रहा है तो राष्ट्रवाद से उभरने के लिए सभी लोग तो चलेंगे ना कि हाँ राष्ट्रवाद को आप लोग काहे दबा रहे हैं, इससे लड़ेंगे ना। तो वही लड़ाई हुआ था पुनः राष्ट्रवाद को उठाने के लिए। बेसिकली हमको 3 जगह 4 जगह का पढ़ना है, फ्रांस में पढ़ना है, फिर जर्मनी में पढ़ना है, फिर हमको कहां पढ़ना है, इटली में पढ़ना है, फिर यूनान में पढ़ना है, ठीक है। चलिए